तो आज बात करते हैं चेतन भगत की। हाँ। हमारे पास एक सोर्स है, चेतन भगत जीवन और कृतियां। हाँ। तो इसी के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उनका सफर। मतलब ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक आईआईटी आईएम ग्रेजुएट। हाँ, भारत के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक बन गया। बिल्कुल। तो शुरुआत करें। दिल्ली में जन्म हुआ 22 अप्रैल 1974। पंजाबी परिवार से हैं। हाँ, और स्कूली पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल से। फिर आईआईटी दिल्ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो अपने आप में ही मतलब एक बड़ी उपलब्धि है, आईआईटी पहुंचना। बिल्कुल। और फिर सफर वहीं नहीं रुका, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए भी किया। अच्छा। और वहीं उनकी मुलाकात अनुषा सूर्यनारायणन से हुई, क्लासमेट थी वो। हाँ, और 1998 में शादी हुई, जुड़वा बेटे भी हैं उनके। तो एजुकेशन का जो बेस है वो तो बहुत ही मजबूत था। बहुत सॉलिड। और इसी बेस पर उन्होंने एक अच्छा खासा कॉर्पोरेट करियर भी बनाया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। हाँ, पहले हांगकांग में गोल्डमैन सैक्स के साथ। और फिर मुंबई में डॉइश बैंक। ये काफी हाई प्रेशर जॉब्स होती हैं। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब घंटों का काम, भारी दबाव। सही कहा। और फिर आता है कहानी में वो मोड़। हाँ, सोर्स बताता है कि लगभग 10 साल इस फील्ड में काम करने के बाद 2009 में उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया। यही तो, ये फैसला लेना मतलब आसान नहीं रहा होगा। एक जमी जमाई अच्छी खासी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से लेखन को अपनाना। हाँ, फुल टाइम राइटिंग। ये दिखाता है कि लिखने का जुनून कितना गहरा था। और सिर्फ किताबें ही नहीं, वो कॉलम्स भी लिखते रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों के लिए। हाँ, उससे उनकी पहुंच और भी बड़ी, मतलब एक बड़े पाठक वर्ग तक उनकी बात पहुंची। चलिए अब जरा उनकी किताबों पर आते हैं। शुरुआत हुई 2004 में 5 पॉइंट समन से। हाँ, आईआईटी वाली किताब, वो तो आते ही बहुत पॉपुलर हो गई थी। बिल्कुल। क्या लगता है उनका अपना आईआईटी का अनुभव, उसका कितना असर रहा होगा? बहुत ज्यादा। सोर्स सीधे तौर पर ये नहीं कहता, पर कनेक्शन तो साफ है। वो भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर एक तरह की टिप्पणी थी। सही। और फिर तो लाइन लग गई। वन नाइट एट द कॉल सेंटर आई 2005 में। फिर द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008 में। और 2009 में 2 स्टेट्स, ये तो उनकी अपनी लव स्टोरी पर बेस्ड थी, है ना? हाँ बिल्कुल, इंटरकल्चरल मैरिज पर। काफी रिलेटेबल लगी लोगों को। फिर हाफ गर्लफ्रेंड आई 2014 में, वन इंडियन गर्ल 2016 में। और हाल की किताबों में 400 डेज है 2021 की। और ये सिर्फ फिक्शन ही नहीं लिखते, नॉन फिक्शन में भी काम किया है। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे व्हाट यंग इंडिया वांट्स 2012 में आई थी। और मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 में। इनमें वो युवाओं से जुड़े मुद्दों और देश के बारे में अपने विचार रखते हैं। शायद उनकी सफलता का एक राज उनकी भाषा भी है। बहुत सरल, आम बोलचाल वाली अंग्रेजी। हाँ, जिससे खासकर युवा पीढ़ी बहुत आसानी से जुड़ पाती है। और कहानियों के विषय भी, समकालीन भारत, युवाओं की उम्मीदें, रिश्ते, सामाजिक मुद्दे, ये सब उनकी कहानियों में मिलता है। फिल्मों से भी उनका नाता रहा है, स्क्रीन राइटिंग भी की। हाँ, काय पूछे तो द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर ही बनी थी, और उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट स्क्रीन प्ले का। अच्छा। और केक, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों से भी जुड़े रहे। और एक और बड़ी बात, 2010 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना। हाँ, ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। बिल्कुल, दिखाता है कि उनका असर कितना व्यापक रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस और फिर साहित्य और सिनेमा, कितना अलग रास्ता चुना उन्होंने। हाँ, पारंपरिक तो बिल्कुल नहीं था, और उस पे सफल होकर दिखाया। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि अलग-अलग फील्ड का तजुर्बा आपकी क्रिएटिविटी को कैसे एक नई शक्ल दे सकता है। सही कहा। हाँ, उनकी किताबों की साहित्यिक गहराई पर भले ही सवाल उठते हों, आलोचक कुछ भी कहें, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने भारत में अंग्रेजी लेखन को बहुत लोकप्रिय बनाया और एक बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाया। जी। ये उनका एक बड़ा योगदान है। जाते जाते एक बात सोचने वाली है। उनकी जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पृष्ठभूमि है, वो एनालिटिकल सोच, वो स्ट्रक्चर्ड तरीका, हाँ। क्या वो उनके लिखने के स्टाइल में या विषयों के चुनाव में झलकता है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है, खासकर जब हम उनकी तुलना उन लेखकों से करते हैं जिनका बैकग्राउंड सिर्फ लिटरेचर का रहा हो। बिल्कुल, इस पे सोचा जा सकता है।